अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच कर रहे हैं, एवोल्यूशन यानी इर्तिका। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोचेंगे जियो पॉलिटिक्स से इसका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, आगे भी मैं प्रोग्राम्स बनाऊंगी कि जियो पॉलिटिक्स की एसेंस है क्या। और ये जियो पॉलिटिक्स एक ऐसी साइंस है, आप समझ लें, या एक ऐसा आर्ट है जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स बेस करती है इंसानों की जो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करती है। इंसान कैसे सोचता है, उसकी क्या आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उसकी क्या वे ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है और इफ़ेक्ट करता है उस सारी पॉलिटिक्स को जो कि वो दुनिया भर में करता फिरता है। सो जो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो आपकी नेशनल कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, फिर नेशनल कैरेक्टर जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट होता है। सो एवोल्यूशन एक बहुत ही बेसिक थ्योरी बन चुकी है, और एक ऐसी थ्योरी है जिसको इतना ज़्यादा प्रोपागेट किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूँ थ्योरी और फैक्ट में फ़र्क क्या है, एवरीबडी नोज़, लेकिन इस बात को क्लियर और रिमाइंड हमें ज़रूर करते रहना चाहिए कि थ्योरी उस हाइपोथेसिस को कहते हैं जो कि जब बहुत सारे फैक्ट्स, जो कि बहुत सारी हकीकतें जो कि साइंटिस्ट जो अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट में ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, तो उस फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक बिगर पिक्चर अपने माइंड से, अपने आइडिया से निकाल करके प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे हुआ होगा। और वो जो बिगर पिक्चर होती है उसको थ्योरी कहते हैं, और थ्योरी एक्सप्लेन कर रही होती है उन फैक्ट्स को जो कि प्रूवन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें अभी लूप होल्स होते हैं। यानी जो फैक्ट्स हमें मिले हैं वो मुकम्मल पिक्चर किसी भी सिचुएशन की नहीं प्रेजेंट करे, लेकिन जो थ्योरी है वो उसको कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। यानी थ्योरी एक ऐसा आइडिया है जो कि अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, और साइंस इस बात पे अपने आप को मतलब फ़ख्र से साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि थ्योरीज़ का होने का मतलब ये है कि साइंस जो है और साइंसदान जो है, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी करती है और हमेशा इस बात के लिए ओपन रहती है कि ये जो नए आइडियाज़ प्रेजेंट हुए थे ये मज़ीद फैक्ट्स के सामने आने के बाद प्रूफ भी हो सकती है और डिसप्रूव भी हो सकती है। और इसी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी में साइंटिफिक जो हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज़, बेशुमार ऐसी थ्योरीज़ हैं जो कि वक्त के साथ आगे चलते हुए जो है प्रूव हो गई कि वो गलत हैं, और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया और उनकी जगह नई थ्योरीज़ ने उनकी जगह ले ली। लेकिन एक ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जो कि डार्विन ने कहीं प्रेजेंट की थी, जिसमें क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, और उसने कुछ दूर दराज इलाकों में जाकर जब एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसको ये ऐसा लगा कि वही जो बर्ड है, जब उसी की एक नस्ल जो है वो एक कॉन्टिनेंट में होती है तो उसकी कलर, उसकी मतलब बॉडी का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसके विंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अगर दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरे एक रीजन में जाकर उसको देखो तो वो डिफरेंट होता है। तो उसने इस बात से ये अखज़ की बात कि जो भी एनिमल्स हैं और जो भी उनकी स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक रीजन से दूसरी रीजन में या एक एनवायरनमेंट से दूसरी एनवायरनमेंट में जब वो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी, अपनी स्ट्रक्चर उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अपने डीएनए को दैट मीन्स कि चेंज कर सकते हैं, अपनी जीन्स को यानी कि वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं। ऐसा है, अगर ऐसा सच है जो कि उसने ऑब्ज़र्व किया, मतलब ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ ये थी कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो थोड़े उनके कलर्स में, उनकी बीक लेंथ में, यानी उनकी चोंचे बर्ड्स की कितनी है और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क उसको मिला। तो उसने इससे इतनी बड़ी थ्योरी निकाल ली कि ऐसा लग रहा है कि एक तो ये कि जो स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं, उनके डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं,
और दूसरी उससे भी बहुत बड़ी बात उसने इसमें से अख़ज़ कर ली कि उसने कहा कि जो बड़े एनिमल्स हैं ना वो इवॉल्व हुए होंगे छोटे एनिमल्स में से, और वो इवॉल्व हुए होंगे उससे भी छोटे और सिंपलर एनिमल से, और ये सिलसिला चलते चलते अगर आप टाइम में बैकवर्ड्स चलते चले जाओ तो इतना आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स में या बिलियंस ऑफ ईयर जब गुजर जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तमाम जो ज़िंदगी है वो किसी एक सेल से या एक यूनिसेलुलर ऑर्गन से स्टार्ट हुआ, और फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गन जो है उसके डीएनए में चेंजेस आए, जीन्स में चेंजेस आए, मुख्तलिफ माहौल के चेंज होने से, मुख्तलिफ वजूहत से, और फिर वो मल्टी सेलुलर बना। मल्टी सेलुलर से फिर वो कोई एक वर्म बन गया, एक कीड़ा बन गया, एक चूंटी बन गई कोई, उसके बाद वो मज़ीद इवॉल्व हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और वो मतलब फ़िश बन गई, और फिर फ़िश से फिर वो मतलब इस तरह की वो इतनी बड़ी उसने थ्योरी प्रेजेंट कर दी जिसके लिए ना ही कोई फैक्ट्स थे ना ही कोई प्रूफ उसका था, सिर्फ उसकी एक आइडिया था। लेकिन ये थ्योरी जो है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि उस वक्त एक एनलाइटमेंट के दौर से गुजरा था, ये एक ऐसा दौर था जिसमें जो तमाम जो थिंकर्स थे, फ़िलासफ़र्स थे, साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, वो ये कहना चाह रही थी कि भाई रिलीजन तो बहुत ही गलत चीज़ है, और रिलीजन की वजह से ना लोगों के ऊपर बड़े मज़ालिम हुए हैं, बहुत सारी जंगें इंसानियत को जो है लड़नी पड़ी हैं सिर्फ रिलीजन की वजह से, बिकॉज़ जो चर्च है वो इंसानों को जो है वॉर्स के अंदर धकेलता रहा है, और चर्च जो है बड़ा जुल्म करता रहा है। तो लिहाजा चर्च का जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, और ये इंस्टीट्यूशन के पीछे जो ये आइडिया है कि गॉड का एग्जिस्टेंस, अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस, और कि ये वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसने जो है ना जादू से अपने पता नहीं किस तरीके से जब भी उसका दिल चाहा उसने प्लैनेट्स बना दिए, जब भी उसका दिल चाहा उसने स्टार्स बना दिए, और जब भी उसका दिल चाहा तो उसने एक मतलब इंसान बना दिया, एक हाथी बना दिया, एक परिंदा बना दिया। तो ये इस सारी चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए और उस सारी चीज़ को एक मिथोलॉजी में धकेलने के लिए उन्हें ये थ्योरी जो डार्विन की थी वो इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी मरूब हो गई कि उन्होंने इस थ्योरी को इतना प्रोपेगेट किया, इतना पब्लिसाइज़ किया, और इसको अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर मतलब लाजिम और मलजूम कर दिया, और इस थ्योरी को ऐसे बिलीफ बना लिया गया, यकीन कर लिया गया इसके ऊपर जैसे कि वो थ्योरी नहीं है बल्कि वो असल हकीकत है, फैक्ट है, और मतलब इसके प्रूफ की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है। और वेस्टर्न ममालिक में ही बहुत सारी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए, बहुत सारी साइंटिफिक इंक्वायरीज़ ऐसी हुई जो कि डार्विन के इस जो थ्योरी को है वो रिफ्यूट करती रही। यानी नए फैक्ट सामने आने के बाद मालूम होता चला गया कि ये डार्विन की जो थ्योरी है ना ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, और जो है ये प्रूफ नहीं हो सकती बल्कि ये डिसप्रूव हो रही है। मगर उस सारे डिसप्रूफ को साइंटिफिक कम्युनिटी ने डस्टबिन में वो डालते गए, और उसको बिल्कुल भी वो घास नहीं डालते रहे, और ऐसे साइंटिस्ट जो कि बज़िद होते रहे और अपनी थ्योरीज पेश करते रहे कि भाई नहीं डार्विन जो है वो गलत कह रहा है, ये फैक्ट्स जो हमने डिस्कवर किए ये प्रूव कर रहे हैं। तो उन साइंटिस्ट और उस कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट को जो कि गॉड पे बिलीव करना चाहती थी, जो कि अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग को के साथ जुड़े रहना चाहती थी, उनको उन्होंने सज़ाएं दी, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको सुप्रेस किया गया, उनके आइडियाज़ को सुप्रेस किया गया। तो आज हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल ऐसे लेंगे कि भाई क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सामने आई, कैसे मालूम होता है कि ये जो एवोल्यूशन है और जो डार्विन्स डाउट था, यानी सबसे पहले तो डार्विन के अपना ही एक डाउट उसने जो अपनी बुक लिखी थी उसी में उसने एक डाउट प्रेजेंट कर दिया था, और उसमें उस पब्लिकेशन उसकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कि स्पीशीज़ मतलब ओरिजिनेट कैसे होते हैं। हालांकि उसकी ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ थी कि स्पीशीज़ एक एनवायरनमेंट और दूसरे एनवायरनमेंट में डिफरेंट होते हैं, मगर उसको उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ तक लेकर चला गया। सो 1851 में डार्विन की ये बुक पब्लिश हुई थी, और इस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने जो फैक्ट ऑब्ज़र्व किया था वो सिर्फ डिफरेंट एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट
जो बर्ड्स हैं जो डिफरेंट रीजन में, वो डिफरेंट, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसने उस फैक्ट को एक्स्ट्रापोलेट करके कितना बड़ा थ्योरी निकाल दी कि स्पीशीज़ कैसे ओरिजिनेट हुए होंगे। और 1871 में उसने ये बात कही कि अगर इफ़ वी कुड कंसीव इन सम वार्म लिटिल पॉन्ड दैट अ प्रोटीन वाज chemically formed, ready to undergo still more complex changes, then maybe life could have originated like from that very tiny वन प्रोटीन, एक प्रोटीन कहीं पे पड़ा होगा और वहाँ पे कंडीशन एक बड़े बड़े वार्म लिटिल पॉन्ड, बड़ा कूजी सा वहाँ पे होगा, बड़ा आइडियल एक कंडीशन बन गई होगी, और वो प्रोटीन जो है उससे मज़ीद उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चेंजेस आने से आहिस्ता आहिस्ता वो एक सेल की फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसके अंदर लाइफ भी आ जाएगी। सो ये सारी ख्वाब जो था ये डार्विन ने देखा। और ये बात नहीं कि साइंटिस्ट जो हैं वो ख्वाब नहीं देखते, फ़िलासफ़र्स भी देखते हैं, साइंटिस्ट भी देखते हैं, और उनके ये ख्वाब जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये साइंस को बहुत आगे तक लेके जा रहे होते हैं, और मतलब एक रोशनी की तरह से होते हैं, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल होते हैं, जिसके देखकर साइंटिस्ट जो है वो मज़ीद आगे कदम बढ़ाते हैं। मगर अगर आप ज़िद करके बैठ जाएं कि नहीं ये जो उसने डार्विन ने 1851 में कह दिया या 1871 में कह दिया वो तो बस अटल बात है, उसमें तो कोई बहस व मुबाहिसा ही नहीं होना, तो फिर वो गलत हो जाता है। और फिर वो साइंस की रूह जो है ना उसको आप उसका समझ लें कि गला घोंटना शुरू कर देते हैं, और रियलिटी और ट्रूथ की तरफ जाने के बजाय आप एक डॉगमा की तरफ चले जाते हैं, जिसके लिए जो वेस्ट है वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई डॉगमे को हम बिलीव नहीं करते, रिलीजन को वो क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये डॉगमा है, इसमें कोई बहस नहीं हो रही, इसमें कोई मतलब ट्रूथ को जज नहीं किया जा रहा और ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो अगर साइंस में भी आप यही काम करने शुरू कर दो तो फिर साइंस भी आपका एक डॉगमा बन जाता है। और एक और बात जो डार्विन ने खुद उस वक्त कही थी, और उसी को डार्विन्स डाउट एक्चुअली कहते हैं, कि उसने इसी अपनी थ्योरी को मतलब इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी एरियाज़ में जो है ना फॉसिल रिकॉर्ड निकलवाए थे, यानी उसकी डिगिंग करवा कर, ज़मीन की डिगिंग करवा के, मतलब 1 मील नीचे अगर आप जाएं तो आपको ऐसी फॉसिल्स मिलेंगी बड़ी, आपको यानी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की मिलेगी। फिर आप 1-2 मील नीचे और जाओ तो फिर आपको एक सिंपलर फॉर्म की लाइफ मिलेगी। फिर आप उससे और बहुत नीचे जाओ, 10 मील नीचे जाओ तो आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर मिलेगा। यानी ये उसका आइडिया था कि वक्त के साथ साथ आप जैसे कि आप अर्थ की फसल को नीचे डिग करते जाओगे तो आपको मिलेगी बहुत सारी सिंपल से सिंपल फॉर्म, सिंपल से और सिंपल फॉर्म मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी उनको जितनी भी उन्होंने एस्केवेशन की और जितनी भी आज तक हो गई, बेशुमार एस्केवेशंस हुई, और लेकिन उनमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल सका है, बल्कि जो रिकॉर्ड है वो उसके बरक्स ही बातें कर रहा है। और एक और बात जो उसने कही थी कि लाइक एक जब स्पीशीज़ होती है या एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, वो जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई बैक्टीरिया है या कोई एल्गी है, वो जब बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स में उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन नेचर करेगा। और इसका मतलब है कि अगर उस एल्गी में से या उस बैक्टीरिया में से लेकर एक अर्थवॉर्म तक अगर आपने आना है तो जो मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए होंगे जो नेचर ने किए होंगे, जिसमें से 1 मिलियन -1 सारे जो हैं वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जाहिर है, क्योंकि वो तो चांस और उसकी बात कर रहे हैं ना, वो तो कोई यानी डार्विन तो ये कहना चाह रहा था ना कि कोई प्लान नहीं है नेचर के अंदर, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई फॉर्मूलेज लिखे नहीं हुए हैं और वैसे वैसे नहीं होते चले जाना। यानी एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन जैसे गॉड करता फॉर इंस्टेंस कि ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो कहता है कि यार ऐसे अब हो जाए, और ये वाली चीज़ इंटरवीन करके एक चीज़ बना लेता है उस मटेरियल से, वो नहीं है। लेकिन बाय चांस नेचर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, जैसे जैसे माहौल चेंज होता रहता है चीज़ें बनती जाती हैं, टूटती जाती हैं, तो ऐसे वो मल्टी सेलुलर से अर्थवॉर्म बना होगा, तो उसके बीच में जो मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड होंगी
और एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो जाएगी। और क्योंकि वो एक कामयाब एक्सपेरिमेंट है, वो क्यों कामयाब है, क्योंकि वो एक ऐसा अर्थवर्म बन गया जो कि जिसके अंदर एक सर्वाइवल जो, क्योंकि वो इतना परफेक्टली बन चुका है, वो मॉडल जो उसका इतना परफेक्ट बन गया है कि वो अपनी एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। और बाकी जो मॉडल फेल्ड हैं वो तो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि वो इम्परफेक्ट मॉडल्स थे। सो ये था आइडिया डार्विन का। लेकिन उसके मुताबिक एक तो ये भी नहीं मिला कि नीचे के फॉसिल्स यानी सिंपल से सिंपल होते चले जाते, गोइंग डाउन द माइल्स, और दूसरा कि वो जो मिलियंस ऑफ इंटरमीडियरी होने चाहिए थे बिटवीन बैक्टीरिया सेल एंड द अर्थवर्म, और बिटवीन बैक्टीरिया सेल एंड मतलब टैडपोल ले लें, मतलब सिंपलेस्ट आप फिश ले लें या सिंपलेस्ट आप एनिमल ले लें, उसके बीच में मिलियंस ऑफ जो आपकी फील्ड नेचर ने एक्सपेरिमेंट्स करनी थी वो तो एक भी नहीं मिली। और जब भी जो ऑर्गेनिज्म मिला आपको वो कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्म में और परफेक्ट मॉडल में मिला, जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं और वो उनकी सर्वाइवल बड़ी अच्छी चल रही है। ये सब चीज़ें जब डार्विन ने इससे इस तरह की चीज़ें देखी तो वो भी डाउट में पड़ गया कि यार मेरी जो थ्योरी है वो तो ठीक नहीं है, वो तो मतलब प्रूव नहीं हो पा रही है। उसने मतलब उसी वक्त ऑन द ऑनसेट ये डाउट सामने वो ले आया था। लेकिन उस डाउट को जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी थी या कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी थी या कोई लेफ्टिस्ट कम्युनिटी थी, व्हाटएवर वेस्ट के अंदर, उन्होंने उसके जो डाउट्स को अंडरग्राउंड कर दिया, अंडर द टेबल, पुश अंडर द रग कर दिया और उसको कहा कि नहीं 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 ये तो प्रूव हो जाएगा, ये तो मज़ीद फॉसिल्स हम निकालेंगे तो प्रूव हो जाएगा, फॉसिल्स भी तो इनकम्प्लीट होते हैं, फॉसिल्स भी तो ख़राब हो चुके होते हैं। मतलब इस तरह की बातें करके जो है उन्होंने ये बात को हमेशा जो है वो करते चले गए। लेकिन जो बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी है जो जिनको क्वेश्चन, देखिए साइंटिस्ट तो वही इंसान होता है ना जिसके दिमाग में सवाल होता है और वो सवाल उसको चुभ रहा होता है और वो उस सवाल का जवाब लेकर ही जो है ना दम लेता है और तब तक वो उसकी रूह जो है वो बेचैन ही रहती है। तो उसी वेस्ट के अंदर बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसी रही जो कि इन डाउट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकी और उन्होंने कहा ये कैसे, हम क्यों मान ले एक चीज़ को जबकि वो प्रूव ही नहीं हो पा रही और इसके एंटी प्रूफ्स जो है वो सामने आ रहे हैं इतने सारे। सो 1950 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें एक फ्लास्क के अंदर मतलब कुछ अमोनिया, मीथेन और मतलब मिट्टी वगैरह, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो कि समझा जा रहा था कि जब अर्थ जब शुरू में बना था और उसमें इतनी डिफ़िकल्ट मतलब हीट थी, बहुत ज़्यादा लावा था, बहुत ज़्यादा यानी बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी, लाइटनिंग उसके अंदर डाली गई और मतलब बड़े बेसिक एलिमेंट्स उसमें डाले गए। तो उनको जब उन्होंने उसमें बिजली गुजारी और सब कुछ किया तो उसके नतीजे में 5 अमीनो एसिड जो हैं वो सेटल होकर नीचे उनको मिल गए कि ये अमीनो एसिड ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। बाद में मज़ीद इस एक्सपेरिमेंट को आगे बार बार किया गया तो 22 अमीनो एसिड्स तक वो पहुंच गए। लेकिन अमीनो एसिड एक केमिकल कंपाउंड है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद से एक लाइफ नहीं है उसके अंदर। लाइफ उसके अंदर कैसे आएगी, वो तो एक ऐसी क्वेश्चन है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एड्रेस ही नहीं करती, मतलब उस तक तो वो जाते ही नहीं है। सो अब जो नए साइंसदान हैं, बहुत सारे जिनके मैं लेक्चर्स भी सुनती रहती हूँ और वो यही कह रहे हैं कि ये जो मिलर यूरी का एक्सपेरिमेंट था ना, इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच में डाल दी थी जिससे मतलब जिनमें पहले ही अमीनो एसिड होने का खदशा था। और यानी ये एक्सपेरिमेंट अगर हम अब उसको रिपीट करते हैं तो फिर वो उस तरह के अमीनो एसिड नहीं मिलते अगर हम उस तरह की चीज़ें उसके अंदर पहले से ही ना डाल चुके हों। सो इस एक्सपेरिमेंट को नए साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी दफ़ा रिफ्यूट कर चुके हैं। और सो 2 क्वेश्चन है, एक तो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी जो है वो क्या कहती है, वो ये क्वेश्चन सामने रखती है कि एक नॉन लिविंग केमिकल्स को इकट्ठे करके और एक आप समझोगे एक स्टिंकिंग पॉन्ड ऑफ प्रिमोडियल सूप जिसको वो कहते हैं कि एक प्रिमोडियल सूप था जिसमें
बहुत सारे केमिकल्स थे और लावा था, हीट थी, बिजली कड़की और सारा कुछ हुआ, तो उससे नॉन लिविंग में से लिविंग सेल कैसे बना, लिविंग प्रोटीन कैसे बनी? पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी कैसे प्रूव होती है और वो कैसे अटेम्प्ट करती है, ये बात बताने के लिए कि एक सिंपल लिविंग सेल था जिसने इवॉल्व होके जेनेटिक चेंज करके मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो एक नया स्पीशीज़ बन गया। सो ये दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि साइंस इनको प्रूव नहीं कर सकी है, और जितनी भी फैक्ट्स और इंक्वायरीज होती रही हैं उससे यही मालूम हुआ है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ना ही ये पता चल सकता है कि नॉन लिविंग मैटर के अंदर लाइफ कैसे आती है। ये तो इम्पॉसिबल है बताना। और दूसरी बात ये कि एक स्पीशीज़ इवॉल्व होके एक नई स्पीशीज़ कैसे बनती है वो भी प्रूव ही नहीं हो सका, और उसके इंटरमीडियरी जितनी भी चीज़ें होनी थी वो कभी भी किसी को नहीं मिली हैं फॉसिल्स रिकॉर्ड के अंदर। अब जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ज़रा उससे हटकर है, और वो ये कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जब डार्विन का दौर था उस वक्त बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। यानी सेल, जो ह्यूमन सेल है ना, उसको एक ईंट की तरह समझा जाता है कि एक स्पॉन्जी एक यूनिट है, एक मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस शायद उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और कुछ क्रोमोसोम्स हैं, और मतलब बड़ा ही उसको एक सिंपल समझा जाता था कि बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल मौजूद है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। और इतने सिंपल है कि छोटी सी रिकॉम्बिनेशन से, छोटी सी चेंज से, बिजली के लगने से, या किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो है ना उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और वो एक से, यानी आप जैसे समझे ना, लेगो के पीसेस हैं ना, लेगो के पीसेस कितने सिंपल होते हैं। उनको इस एक तरह से जोड़ो तो उससे किश्ती बना लो, एक और तरह से जोड़ो तो उससे आप बर्ड बना लो, एक और तरह से जोड़ो तो आप उसे जहाज़ बना लो। लेकिन अब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हमने सेल को ही, सिर्फ ह्यूमन सेल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को ही सिर्फ अब हमने देखा, तो वो देखते ही हम चले जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े हैवी ड्यूटी माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए हैं, वो सेल के अंदर और लिविंग सेल के अंदर भी वो जा कर के देख लेते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जिंदा सेल कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, वो भी जाकर वो कैमरास लगाकर वो देख पा रहे हैं। तो जब वो इतना कुछ जब वो देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक सेल है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें इतना कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर है उसके अंदर। और ऐसा लगता है जिससे कि हम जितना ही ज़्यादा उसको देखते जाते हैं और उतने ही उसको स्टडी करते जाते हैं और उतने ही ज़्यादा हमारे माइक्रोस्कोप जो है वो पावरफुल होते चले जाते हैं, तो उसके अंदर हमें और कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हमें वो दिखता चला जाता है। और ये देखिए, ये एक साइंटिफिक जर्नल से मैंने ये पैराग्राफ निकाला है कि वी मस्ट मैग्नीफाई अ सेल 1,000 million times until it is 20 kilometers in diameter and resembles a giant airship large enough to cover a great सिटी लाइक लंदन एंड न्यूयॉर्क। इतना बड़ा कर लो, इतने मिलियंस ऑफ टाइम जब आप उस छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल को बड़ा करते हो, फिर आपको क्या दिखता है कि व्हाट वी वुड देन सी इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनपैरेलल्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडेप्टिव डिज़ाइन। यानी आप एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक सेल को इतना बड़ा कर दो कि वो पूरे सिटी ऑफ लंदन तक बड़ी बन जाए, फिर भी आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मीलों दूर एक न्यूक्लियस है और मीलों दूर जो है वो एक क्रोमोसोम है और मीलों दूर एक साइटोप्लाज्म है और मीलों दूर जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा नहीं है, बल्कि फिर भी आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा आपको मिल रहा होगा। और ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ ओपनिंग्स लाइक पोर्ट्स, यानी पोर्ट होल्स ऑफ अ वास्ट स्पेसशिप। यानी आपको उसके जो बाहर की सरफेस ही अगर आप देख रहे होगे उस इतनी बड़ी एयरशिप की, तो आपको उसकी शिप के बाहर मिलियंस, मतलब आपका लंदन शहर के अंदर तो आपने देखा 1 पोर्ट होगा, 2 पोर्ट होगा, 10 पोर्ट होंगे जिससे चीज़ें अंदर आती है और बाहर जाती हैं, 8-10 एयरपोर्ट्स होंगे। लेकिन इस माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ है सेल, लिविंग सेल, इसकी सरफेस पे मिलियंस ऑफ
ओपनिंग्स हैं जो कि पोर्ट होल्स, उनको आप समझ सकते हैं, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू अलाउ कंटिन्यूअल स्ट्रीम of materials to flow in and out. If we were to enter one of these openings, we would find ourselves in a world of supreme technology and bewildering complexity. मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे बन सकती है? एक मतलब प्रीमोरियल सूप जिसमें सिर्फ मिट्टी है और गारा है और कुछ और केमिकल कंपाउंड्स है, और उससे इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री कैसे बन सकती है? ये फैक्ट्री नहीं है, ये तो पूरी एक सिटी है जिसके अंदर बेशुमार फैक्ट्रीज लगी हुई हैं. सो कॉम्प्लेक्सिटी बियॉन्ड आवर ओन क्रिएटिव कैपेसिटीज़. हम अगर इंसान जिसका इतना बड़ा दिमाग इस वक्त है, पहले तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था ना, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं सोच सकते. हम बीइंग ह्यूमन बीइंग, अब हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, कितनी एल्गोरिदम्स हैं, कितना मतलब इंजीनियरिंग फीट्स हमारे पास हैं, उस सब के बावजूद हम नहीं इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना लाइफ से फुलफिल्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मतलब एक सिस्टम कैसे बना पाएंगे हम भी, अगर आप अभी भी बनाना चाहें तो हमारी क्रिएटिव कैपेसिटी से भी ये बहुत बियॉन्ड है. अ रियलिटी इन विच द वेरी एंटी थीसिस ऑफ चांस which excels in every sense anything produced by the intelligence of man. यानी चांस का, यानी बाय चांस क्या ये चीज़ बन सकती थी, इसका टोटल एंथीसिस हो जाता है, टोटल रिफ्यूट हो जाती है आइडिया जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं. इस सेल की जो लाइक मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी के साइंसदान कह रहा है कि ये मतलब हमारे से बियॉन्ड. और जगह से देखते हैं, एक और जर्नल से मैंने ये चीज़ निकाली कि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इवन अ सिंगल साइटोक्रोम सी प्रोटीन जो इस पिक्चर में दिख रहा है इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू बी अकाउंटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ चांस. यानी एक प्रोटीन, अब वो सेल जो आपको दिखाया मैंने पिछली पिक्चर में, वो तो एक पूरा शहर है ना, लेकिन उस शहर के अंदर जो एक एक चीज़ बारीक बारीक है वो बनी हुई है प्रोटीन से. वो उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो DNA वो बना हुआ है प्रोटीन से. वो प्रोटीन कितनी कॉम्प्लेक्स है कि वो इन टर्म्स ऑफ चांस आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. एक टर्किश एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर अली डिमिरसॉय उनका नाम था, टर्की के एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट. जो एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट होता है ना, तो वो उसका तो मतलब मकसद ही ये होता है कि मैं एवोल्यूशन को प्रूव कर लूँ कि वो सच है. मगर वो एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट ने कहा कि इतना इम्पॉसिबल है. उसने बोला कि द चांस फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल cytochrome C sequence like this one in this picture as unlikely as the possibility of a monkey writing the whole history of humanity on a typewriter without making any mistake. ये ऐसा लग रहा है कि चांस से अगर ये बना है तो ये बिल्कुल वैसा ही चांस है कि अगर एक बंदर जो है वो एक टाइपराइटर पे पूरी इंसानी हिस्ट्री लिख दे और एक मिस्टेक भी ना करे, तो वो अगर हो सकता है, अगर वो मतलब वो बाय चांस अगर वो हो जाए काम, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ बाय चांस एक साइटोक्रोम सी प्रोटीन भी बन सकता है. एक और जगह से देखते हैं, रॉबर्ट शपीरो, अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड DNA एक्सपर्ट, कैलकुलेट द probability of the coincidental formation of the 2000 types of proteins found in a single bacterium. There are 200,000 different types of protein in a human cell. Human cell के अंदर 2 लाख different proteins सेल होते हैं डिफरेंट किस्म के. और जो बैक्टीरियम एक होता है ना छोटा सा, उसके बॉडी में 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. और वो ये कह रहा है कि अगर वो 2000 प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाएं एक बैक्टीरियम सेल के अंदर, उसका चांस क्या है? उसका चांस है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴0,000, यानी अगर आप 9-10
ज़ीरोज़ लगा दो ना 1 के साथ तो मिलियन बन जाता है, अगर आप 13-14 ज़ीरोज़ लगा दो तो बिलियन बन जाता है। अगर आप 40,000 ज़ीरोज़ लगाते चले जाओ तो वो कितने बन जाते हैं, उतना 1 आउट ऑफ दैट चांस है कि इतना सारे सही किस्म के प्रोटीन्स एक बैक्टीरियम सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएं और फिर वो बैक्टीरियम सेल बन जाए। ये इसका चांस इतना बड़ा, यानी इम्पॉसिबल, यानी 1 आउट ऑफ, यानी अगर 10 के साथ आप 40,000 ज़ीरो लगाओ, इतना बड़ा नंबर, वो उतने नंबर में से एक दफ़ा पॉसिबल होगा। अगर इतनी ट्राई की जाए, इतने चांस लिए जाएं, तो फिर एक दफ़ा पॉसिबल होगा कि ये बैक्टीरियम के प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद भी ये नहीं पता कि उसकी वो प्रोटीन्स तो आ गए, लेकिन उसकी सेल वॉल कैसे बनेगी, उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, वो न्यूक्लियस में कैसे इकट्ठे होंगे, फिर साइटोप्लाज्म अलग कैसे होगा, ये अलग एक डिज़ाइन फैक्टर्स ये बाद में आएंगे। और फिर उसके अंदर लाइफ कैसे आएगी, ये तो एक सवाल है जिसको साइंटिस्ट कम्युनिटी टच ही नहीं करती। फिर उसके बाद एक और जगह जर्नल से मैंने ये निकाला, प्रोटीन्स आर बायो मॉलिक्यूल्स composed of amino acids that participate in nearly all cellular activities anywhere from a few dozen to several thousand amino acid long। यानी जो प्रोटीन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो कुछ दर्जन अमीनो एसिड से भी बनते हैं, यानी छोटे भी होते हैं, और ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सो अगेन यही बात कि प्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर वो अमीनो एसिड से ही मिलके बनते हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो दर्जनों अमीनो एसिड से मिलके बन रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हज़ारों अमीनो एसिड से मिलके बन रहे हैं, और हर एक की डिफरेंट एक्टिविटी होती है, हर एक ने डिफरेंट काम परफॉर्म करना होता है। तो और ये पिक्चर जो है ये एनिमेशन करके बनाई गई है कि इतने कॉम्प्लेक्स होता है एक प्रोटीन, और इसमें कितने सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं। ये मैंने पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो मुझे मिली है। तो एक ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी बॉडी है, उसके अंदर कितने सेल होते हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स से ज़्यादा होते हैं। सो 50 ट्रिलियन सेल्स का इकट्ठे हो जाना एक बॉडी के अंदर, पहले तो ये एक मिरेकल। फिर उनमें से हर कुछ सेल का डिफरेंट लाइक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन्स को बनाना, डिफरेंट हर एक ऑर्गन के अंदर इतने सारे डिफरेंट काम चलने, मतलब आप सोचो ना कि ये सारा फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ चली जाती है, जबकि एक बैक्टीरियम के अंदर प्रोटीन्स का इकट्ठे होने के चांस जो है वो 1/10⁻40,000 है। तो फिर पूरे मतलब बॉडी के कैसे वो ये सारा कुछ होगा। तो ये बात अब नए साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 इन्फिनिटीज़ जो है ना उनका हमें सामना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि अगर हम कॉस्मोस को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक इन्फिनेटली लार्ज एक्सपेंस है, इतनी बड़ी वास्ट स्पेस है जिसको हम मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, जिसको हम कभी पूरी तरह से देख ही नहीं पाएंगे कभी हम, मतलब वो एक बहुत बड़ी इन्फिनिटी है जिसको हम फेस कर रहे हैं, यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। और इसके अंदर इतनी क्वेश्चंस, इतनी मिस्ट्रीज है जिनके तक हम नहीं पहुंच सकते। फिर हम जब एटम को देखते हैं, एक एटम जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, नॉन लिविंग, उसको जब हम देखते हैं तो वो इन्फिनिटली स्मॉल, इतना स्मॉल कि वो हमें क्वांटम रिलीम के अंदर ले जाता है। फिर हमें वो एक बिल्कुल ही मतलब ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि मैटर मौजूद ही नहीं है, सब फार्मूला ही फार्मूले हैं, मैथ ही मैथ है, और असल में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कोई प्रोटॉन भी। उस इन्फिनिटी में हम चले जाते हैं, वहाँ हम बैफल हो जाते हैं। और जब हम एक लिविंग सेल को देखते हैं, जब हम बायोलॉजी की फील्ड में आते हैं, लिविंग सेल को देखते हैं, तो फिर हमें एक इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स चीज़ मिलती है। और कॉम्प्लेक्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड तो ऐसी चीज़ है ना जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, जब हम उनको अलग अलग करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स वो चीज़ होती है जो ऐसे चीज़ों से मिलकर बनी है जो कि आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन को ही समझना इम्पॉसिबल है। वो कैसे लाइक वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है।
मीनिंग टू से कि वो अनएक्सप्लेनेबल फिनोमिना से बेशुमार अनएक्सप्लेनेबल फिनोमिना से मिल के बनी है। वो बहुत सारी सिंपल एक्सप्लेनेबल चीज़ों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि उसके अंदर बेशुमार लाइक ऐसे फिनोमिना हैं जो कि हर एक अलग अलग भी एक्सप्लेनेबल नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। और मैं आपको ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और इस तरह की ये एनिमेशन है, ये रियल नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जो साइंटिस्ट ने ढूंढा, उनको जो फिनोमिनास मिले एक लिविंग सेल के अंदर, उसकी बेस पे वो जब उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया उसको, तो उस एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू की। बहुत सारी ऐसी एनिमेशन वीडियोस जो एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक लिविंग सेल के अंदर क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मूवीज़, इस तरह की कार्टूनिश एनिमेशन जिसको कहते हैं, वो बनाई है लोगों ने। और वही इतनी कॉम्प्लेक्स है, और वही इतनी, और वो अभी इनकम्प्लीट है। मतलब ये अगर आपको एक दिख रहा है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया शायद दिख रहा होगा, और एक फंक्शन दिख रहा होगा, और एक चीज़ उस सेल के अंदर कैसे परफॉर्म हो रही है, कैसे वो बन रही है, कैसे वो टूट रही है, कैसे वो नए बन रही है, कैसे वो रिपेयर हो रही है, ये शायद आपको इस एनिमेशन में एक चीज़ दिख रही है। लेकिन उस सेल के अंदर कितना और कुछ है, मतलब वो, और ये आप देखें कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब मैं तो फैसिनेट होती ही रहती हूँ, इस तरह की वीडियोस एनिमेशंस देखती ही रहती हूँ, बहुत सारी आपको मिलेंगी इंटरनेट पर। लेकिन आप देखें ये एक प्रोटीन, और वही प्रोटीन वही अमीनो एसिड से बना हुआ, वो क्या कर रहा है आपके सेल के अंदर, और किस तरह से वो एक पूरे इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, और वो उसको पता है कि मैंने क्या करना है, किस पॉइंट ऑफ द सेल पे जाना है, किस मटेरियल को मैंने पकड़ना है, उसको कहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट करना है, और फिर उसकी रिपेयर कैसे होगी, और फिर वो एक नया वहाँ पे क्या नई चीज़ बनेगी, नया मतलब प्रोटीन्स कैसे बनेगी। ये देखें फैक्ट्री की तरह से काम हो रहा है, और ये सब एक ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर हम फैक्ट्रीज जैसे बनाती हैं, वो नहीं है, बल्कि इस फैक्ट्री का हर एलिमेंट, हर एटम, हर चीज़ जो है वो एक लिविंग, वो खुद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो खुद से वो ज़िंदा है, और ख़ुद से उसको पता है कि उसकी लाइफ क्या है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है, और उसने क्या बनना है, और किस तरह से उसने इवॉल्व होना है। मतलब वट एवर ऑल दिस, आई मीन अमेजिंग। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ इसी को देखेंगे तो आपके मतलब एक आपकी हैरत से आप दंग रह जाएंगे कि क्या हमारे अंदर जो 50 ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर वो 50 ट्रिलियन के हर सेल के अंदर क्या इतना कुछ हो रहा है, और हम बेखबर हैं। और ये बाय चांस कैसे सब कुछ हो सकता है अगर इसकी कोई पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई मतलब परफेक्टली ये सब सिस्टम कैसे चल सकता है। ये सिस्टम जो है ये धोखा क्यों नहीं देता, और ये ख़राब क्यों नहीं होता, और इसमें ये डिज़ीज़ को कैसे हर वक्त फ़ाइट करते रहते। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, अनआंसर्ड हैं, और अनआंसर्ड रहेंगे बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लिकेटेड कि हज़ारों लाखों साल गुजर भी जाएं तब भी इंसान की उतनी मतलब इंटेलिजेंस ग्रोथ नहीं होएगी जितना ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और ऑफ कोर्स हमें कॉम्प्लेक्सिटी को ढूंढते तो रहना चाहिए, हमें अपने आप को फैसिनेट तो करते रहना चाहिए मज़ीद मालूमात हासिल करके, लेकिन रियलिटी को भी मतलब इस तरह से हम निगेट नहीं कर सकते कि भाई ये सब कुछ जो है वो बग़ैर किसी ब्लूप्रिंट के और बग़ैर किसी साइंटिस्ट माइंड के सोचने के बग़ैर किसी, और इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है वो बन गई, और मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी, आई मीन you understand what I'm trying to say. मतलब I hope you got all the message.